अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपका मन पसंदीदा शो लिए। जनाब, कल हमने बात की थी कश्मीर पे, इंशाल्लाह आज भी हम बात करेंगे, लेकिन आज और बहुत से दीगर मौज़ूआत हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारा ये प्रोग्राम सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जो है दबा दीजिए, और ताकि आप जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। साथ ही साथ इसके साथ आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को जो है इसके बारे में बता भी दीजिए। भाई, आज इमरान खान साहब ने जो लॉकडाउन किया था उसमें कुछ नरमी की है। वेल डन। इमरान खान ने जिस तरीके से नरमी की है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की है, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, वो भी मैं ज़रूर तज़किरा करूँगा। पहले होता है कि भाई अच्छी चीज़ें देख लेते हैं, अच्छी चीज़ें क्या क्या की है। सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने जो मार्केट खोली है, छोटी मार्केट, और गली मोहल्लों में जो दुकानें थी, जो टेलर की दुकान है या कपड़े की दुकान है, चूड़ी की दुकान है, मेहंदी की दुकान है, चूँकि आप जूते की दुकान है, ये जो अब ये ईद आ रही है, ईद पे हमारी ख़वातीन को जो है ख़रीदारी तो ज़रूरी है, पावें थोड़ा काम होवे ना होवे पर ख़रीदारी ज़रूरी है। तो ये इसके लिए इन्होंने ये खोली है। फिर इसके अलावा उन्होंने जो है ये जो पाइप की फैक्ट्रियाँ हैं इनको खोला है, सेमेट्री का ये जो सामान बिकता है वो उसको खोला है। मतलब मोस्ट ऑफ ऑल उन्होंने तकरीबन ऐसी चीज़ें सब खोल दी जो कि इंसानी ज़िंदगी से मेल तेल खाती हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी 2 दिन जो है नागा रहेगी, 2 दिन उन्होंने नागा भी बता दी। फिर उन्होंने बताया कि जी जो गोश्त वाले और सब्ज़ी वाले हैं ये 2 दिन नागा रखेंगे। आपको याद होगा मेरी किसी वीडियो में 2-4 वीडियो पहले मैंने कहा था कि इमरान खान को मैंने मशवरा दिया था कि भाई आप ऐसे आधे आधे हिस्सों में करके खोलें, लेकिन खोलें, इससे हमारी मईशत तबाह हो रही है, अदरवाइज़ हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, मालदार मुल्क नहीं है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ असद उमर साहब का, जिन्होंने मेरी बात इमरान खान तक पहुँचाई। असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और ये बात पूरी हुई। अच्छा जी, बात ये है कि आज तालीम के ऊपर भी बात हुई। ये चीज़ ऐसी थी जो मुझे पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि तालीम के ऊपर ये है कि जी बच्चे जो जिन्होंने मैट्रिक किया है उनकी जो मार्क्स थे वही आगे करके उनको प्रमोशन दे दी जाएगी, यानी 11वीं वालों को 12वीं का जाने के लिए जो है 11वीं का इम्तिहान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो मैट्रिक का रिज़ल्ट काउंट करके उनको 12वीं में डाल दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी में डाल दिया जाएगा। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि तालीम का कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम एटलीस्ट कुछ ना कुछ तालिब इल्मों को जो है थोड़ा सा टफ़ टाइम देना चाहिए था, और उसके बाद चाहे वो अपने उसमें कह देते कि भाई इन सब को पास कर दीजिए। लेकिन इससे अब ये हो गया, बच्चों को एक शे मिल गई। अब बच्चों को शे ये मिल गई कि जी अब वो दुआएं करेंगे कि हर साल कोई इसी तरीके का मामला हो और वो इसी तरीके से पास हो जाए। तो मेरे ख़्याल में ये नहीं होना चाहिए था, और बहरहाल जो भी उन्होंने सोचा अच्छा करा। फिर इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि जी हमने 4 सूबों से मुशावरत के बाद ये किया, लेकिन सिंध ने कहा कि जी नहीं, हम अभी सोचेंगे, बाद में बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरे ख़्याल में इस टाइम सियासत हो रही है सिंध और वफाक के दरमियान। मेरे ख़्याल में इमरान खान को किसी भी कीमत पर ये सिंध वाले चलने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने की है बहुत बड़ी करप्शन, और जब करप्शन हो जाती है ना तो फिर ये छुपाने के लिए हर कुछ कोशिश करते हैं। सीधा सा हिसाब किताब है कि गवर्नर राज लगाएं, इनको फारिग करें, 18वीं तरमीम को ख़त्म करें, कोटा सिस्टम को ख़त्म करें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये तो है बात, और इसके अलावा कोई बात हो नहीं सकती थी। फिर एक मैंने तजवीज़ दी थी कि भाई ये जो इंटरसिटी जो बसेज़ हैं या जो चलती हैं इनको चलना चाहिए। आज इमरान खान ने बिल्कुल वही मेरी वाली बात कही कि भाई गरीब लोग जाते हैं कार में, मेरे पास कार है, मुझे अगर लाहौर जाना है, मैं यहाँ से 5-6 हज़ार रुपये का 10 हज़ार का पेट्रोल डलवाऊँ, मैं तो लाहौर पहुँच जाऊँगा दूसरे दिन आराम से मोटरवे के ऊपर। लेकिन अगर किसी को मजबूरी, इंतहाई मजबूरी में किसी गरीब आदमी को लाहौर जाना है, वो कैसे जाएगा? ना ट्रेन चल रही है, ना बसें चल रही हैं। फिर वो ट्रेन जो 10 तारीख का दिया था वो भी मना कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चापलूसी चल क्या रही है। बहरहाल इमरान खान ने आज बहुत से लोगों के दिल जीत लिए।
फिर इन्होंने जो कहा कि जी सुबह सहरी, यानी इन्होंने टाइम लिमिट नहीं दी, सहरी के टाइम से कहा है। तो मेरे ख्याल में सुबह 3-4 बजे लोगों को काम खोल लेना चाहिए और सारा दिन काम करें अपने, और शाम को 5 बजे छुट्टी करें। बेहतरीन आइडिया है, ज़बरदस्त आइडिया है। शाम 5 से लेकर और रात 2-3 बजे तक आराम करें घरों के अंदर। वैसे भी तो बैठे रहते हैं सारी रात, तो क्यों ना अपने घरों में आराम करें और फिर रात को काम शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी वो ये लगी कि माशाल्लाह अब इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता खोला जा रहा है मुख्तलिफ़ फेसेस के अंदर। एक चीज़ जिससे मैं काफ़ी दुखी हूँ वो ये है कि एयरलाइन का अभी तक इन्होंने कोई सॉर्ट आउट नहीं किया। कम से कम अगर ये इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं खोल रहे तो डोमेस्टिक तो खोलें। डोमेस्टिक तो बहुत ज़रूरी है। अब मुझे जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद, मैं कैसे जाऊँ? मैं यहाँ से 15-16 घंटे की ड्राइव करके जाऊँ? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो बीमार आदमी हूँ। एक बीमार आदमी कैसे कर सकता है? एक हार्ट पेशेंट कैसे कर सकता है? एक डायबिटिक का पेशेंट कैसे कर सकता है? तो ये इमरान खान को थोड़ा सा सोचना चाहिए था। और ये समझ रहे हैं कि जी अगर सिंध हुकूमत इनके साथ लॉयल है, वफ़ादार है और वो इनके काम आएगी, तो ये सोच लीजिए इमरान खान साहब, ये आपकी खाम ख्याली है। ये कभी भी आपकी हुकूमत को नहीं चलने देंगे। आप कितने भी घोड़े भगा लीजिए, ये आपको किसी भी कीमत पे उस सतह पर, उस जगह पर पहुंचने नहीं देंगे। अगर आपने वहाँ तक पहुँचना है तो इनको खैर बात कहना पड़ेगा। ये डाकू लोग हैं, इन्होंने सिंध को लूट लिया। इन्होंने सिर्फ शहरों के सिंधियों को नहीं लूटा, इन्होंने जो गांव देहात के सिंधी हैं उनको लूट लिया। कोटा सिस्टम लगा के इन्होंने सबकी ऐसी की तैसी कर दी। सिर्फ अपने वडेरे जागीरदारों को, बच्चों को जो है कोटा सिस्टम पे बेहतरीन नशिस्तें मिलती हैं, बेहतरीन उनको दाखिले मिल जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो ये इनके बस की बात नहीं है। आपको इस बारे में थोड़ा सा सोचना होगा। तो मेरा कहने का मकसद यही था कि भाई ये इमरान खान साहब जो है ना, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन ये 2-4 चीज़ों में जो है वो उनसे कोताही हो गई। अब असद उमर साहब आते हैं। असद उमर ने भी 6 का बताया, फिर कोई डिटेल्स नहीं दी हम्माद अज़हर ने। तो हम्माद अज़हर ने कोई इतनी डिटेल्स नहीं दी कि जिससे कि वो क्लियर होती बात कि क्या हुई। और मेरे ख़्याल में इनको मज़ीद और खोलना चाहिए और कोरोना के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है वो और होने चाहिए। और मेरे ख़्याल में इतनी सी कम कलील मुद्दत में इतनी बड़ी रकम स्टेट के अंदर बांटना है, ये वाकई क्रेडिट इमरान खान को जाता है। ये तो रही बात। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा कश्मीर की तरफ। तो कश्मीर पे कल हमने प्रोग्राम किया था। एक ललिता वानी साहिबा हैं, उन्होंने अंकल जी कहकर मुझे मुखातिब किया और उन्होंने मुझे गालियाँ वगैरह निकाली अपनी कमेंट्स में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ा मज़ा आया आपकी गालियाँ जब निकली और मुझे वाकई ये एहसास हुआ कि तीर सही निशाने पर लगा। तो आप ऐसी गालियाँ देती रहें और हम तीर निशाने पर लगाते रहें। लेकिन ललवानी साहिबा, मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि आप लोग मुसलमानों से जीते कब हैं? सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए। शहाबुद्दीन गौरी गौर से आया, बड़ा गौर व फिक्र करके इतना गौर किया कि उसने हिंदुस्तान को अपना मस्कन बना लिया। फिर आप ही के हिंदू राजा महाराजा इब्राहिम लोदी के मुकाबले पर जो है बाबर को लेकर आए। फिर एक डायनेस्टी कायम होती है, मुग़ल डायनेस्टी, हुमायूं, अकबर, शेर शाह सूरी, ये सारा चलता है इसके अंदर। फिर जब अंग्रेज़ हमसे हुकूमत छीन लेते, चूँकि आप में तो हिम्मत नहीं थी, अंग्रेज़ों ने साजिश की, जो भी की। बहरहाल अंग्रेज़ों को सलूट पेश करना चाहिए कि उन्होंने किस तरीक़े से मुसलमानों का तख्ता उल्टा। अंग्रेज़ों के बाद फिर सन 1800 का ज़माना आ जाता, 1880-90, कांग्रेस बनती है। मुसलमान हिंदुओं के नापाक अज़ाइम को बहुत अच्छी तरीक़े से भांप जाते हैं। सन 1906 में ढाका में जो है मुस्लिम लीग का क़याम आता है। तो वहाँ पर भी मुसलमानों की जीत हुई कि हमने एक अलग जमात बनाई। फिर सन 35-36 में इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस जीत जाती है।
फिर सब 45-46 में जब इलेक्शन होती है, मुस्लिम लीग पूरे हिंदुस्तान से, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, जीत जाती है। वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि जी हम बंटवारा नहीं होने देंगे, लेकिन मैं सदक़े जाऊँ, सलूट पेश करता हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, मिस्टर जिन्ना को, जिन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया कि हिंदुस्तान में दो कौमें रहती हैं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। तो वहाँ पर भी आपको शिकस्त हुई। सन 47 में आपने पाकिस्तान हमें नहीं दिया, हमने आपके गले के ऊपर छुरी रखकर आपसे पाकिस्तान लिया, वरना आप हमें कभी भी नहीं देते, आप किसी भी मूड में नहीं थे हमें देने के। तो सन 47 में पाकिस्तान बन गया। सन 48 में आपने फिर वही हरकत की, आपने कश्मीर के अंदर जो है फ़ौजें उतार दी। हमारे गयूर पठान और कश्मीरी भाइयों ने लड़े और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ये इलाका आज़ाद कराया। मैं आपकी शिकस्तें आपको बता रहा हूँ, और जो आप गाली बक रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने करना ही यही है। जो शिकस्त खुर्दा लोग होते हैं वो गाली बकते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद हो जाता है सन 65 की लड़ाई होती है। 65 के अंदर आप 1 घंटे में लाहौर बाजीम खाना में चाय पीने आ रहे थे, विस्की पीने आ रहे थे, वो बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको पिलाई। सन 65 की लड़ाई में हमारी फ़िज़ाइया ने पूरा अबूर हासिल किया अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से। गो कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। 6 साल बाद आपने बगावत करवाई हमारे लोगों में, हमारे लोगों को उकसाया, जो आप एक पहले साजिश शुरू कर चुके थे, और आपके बस की बात नहीं थी। वो जो 71 में जो हुआ, एक तो उसकी कई वजूहात थी। नंबर 1, हमारा ज़मीनी फ़ासला हज़ारों मील दूर का था ही नहीं। वो इंडिया बीच में था ही नहीं। समंदर का जो है हज़ारों मील का था। फिर वहाँ पर जो है रशियन जो है एयरक्राफ्ट खड़ा था, फिर इंडियन आबदोज़ें वगैरह लगी हुई थी, तो हमारा पानी का सिलसिला मुनक़ता हो गया, तो हमारी कुमक नहीं पहुँच सकी, और वरना हम आपको बता देते कि क्या होता है। एक उसको छोड़ दें, फिर आप आ जाएं। आपने फिर चालाकी और मक्कारी से जो है सियाचिन पर कब्ज़ा किया, उसको भी जहाँ तक हम छुड़वा सके छुड़वा लिया, लेकिन वो भी छुड़वाना अभी बाकी है कश्मीर की तरह। फिर उसके बाद कारगिल आता है। शेर खान, शायद आप भूल गए हों, लेकिन आपके मेजर जनरल कर्नलों ने तो उसको कहा था कि भाई इसको निशान हैदर दिया जाए। तो मेजर जनरल कर्नल शेर खान जो इस तरीक़े से लड़ रहा था कि मरने के बाद भी गोलियां चल रही थी। तो कारगिल का वाक़या आपके सामने है। फिर आप बॉर्डर पे लिया है सन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फ़ौजें बॉर्डर के ऊपर, परवेज़ मुशर्रफ ने भी आपको मुँह की खिलाई। फिर आप जो है अब इमरान खान के ज़माने में फरवरी में ले आए, तो अभिनंदन को हमने बड़ी इज़्ज़त के साथ रखा। हमने तो गाली नहीं दी अभिनंदन को, हमने तो कॉफ़ी पिलाई थी, कॉफ़ी स्पेशल वाली कॉफ़ी। अगर वो कॉफ़ी आप भी पी लें तो आप भी मुसलमानों के रंग में रंग जाइएगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो तीर मारा था अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही जगह जाके बैठा। और आप जलते रहिए, कुछ भी होइए, ठीक है, आपका जवाब भी मिल गया। अब आ जाते हैं कश्मीर की तरफ। कल कश्मीर के अंदर मैंने आबिद अंदलीब से कहा था, भाई मुझे फुटेज अलाउ कर दो, अगर आप मुझे नहीं कर सकते। तो अभी तक मुझे उसने अलाउ नहीं किया। अगर जिस दिन उसने मुझे अलाउ कर दिया, मैं सारी फुटेजेस आपके सामने ला के रख दूँगा। कल निहत्ते मुजाहिदीन ने पत्थरों से टैंकों पे चढ़कर उनकी धुनाई की। किसकी? आरएसएस की, जो रेसिस्ट, जो हिटलर के मानने वाले नाज़ी हिंदू हैं, उनकी जो धुनाई की है कल, मेरे ख़्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी। लेकिन उसके बाद फिर मुसलमानों पे जो उन्होंने जुल्म किया है, जो गोली चलाई है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा है, फोड़ा है, ये बड़ा बुरा हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने फिर उसमें ग़ज़वा हिंद का भी मेंशन किया था। भाई देखिए, हर मज़हब का अपना एक अक़ीदा है। यहूदी कहते हैं जी काड़ा दज्जाल आएगा, वो हमारी निजात का
22 होगा, ईसाई भी कहते हैं। आपके यहाँ भी मेरे ख्याल में कल का परिंदा या कुछ ऐसी तरीक़े का आपके यहाँ भी हिंदुज़म है। ऐसी मुसलमानों में हमारे यहाँ ये ग़ज़वा हिंद के बारे में हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि अगर हम ना भी हों तो उसको सवाब उतना ही मिलेगा जो रसूल अल्लाह के ज़माने में मिलता था। तो ग़ज़वा हिंद के लिए हम तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है। हम मुसलमान हैं। देखें, हमारे यहाँ ये अक़ीदा है, ये सुन लीजिए आप कान खोल कर। आपने मुझे अंकल कहा था, मैं बेटा समझ के आपको बता रहा हूँ। बेटा, हमारा ये अक़ीदा है कि अगर हम शहीद हो जाते हैं तो हम सीधे जन्नत में जाते हैं, और अगर हम बच गए तो हम गाज़ी हैं। जब हमारी तबई मौत होगी फिर हम जन्नत में जाएंगे। एक मुसलमान 10 काफिरों पे भारी है। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह कहता है, कुरान में ये बात है, हमारे नबी ने हमें बताया है। ठीक है, हम तो उसके उम्मती हैं कि जिसके उम्मती दरिया दजला और फ़रात पे जब गए तो इकबाल ने उन्हीं के लिए तो कहा था कि दश्त दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो हम तो वो हैं कि हम नहीं देखते कि आगे मौत है, खाई है, क्या है। जब हमारे रब का हुक्म आ जाए तो हम तो वहीं सजदे में गिर जाते हैं, वहीं लड़ जाते हैं। तो ये बात है। बहरहाल कश्मीर आप सीधी शराफत से तश्तरी में रख के कश्मीरी मुसलमानों को दे दीजिए, वो उनका हक़ है। आप RSS के टेररिस्ट गुंडों को वहाँ ना बिठाइए। अगर आप बिठाएंगे तो नुकसान में रहेंगे। ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। तो भाई नाज़रीन, आज तो बस इतना ही। कुछ बच्चे को समझाने में लग गया और कुछ ये बात करने लग गया। दौरान प्रोग्राम कोई ख़ता, कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। ज़बान चमड़े की है, फिसल जाया करती है। अगर फिसल गई है तो माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। मेरे वो भाई, वो दोस्त जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है दबा भी दीजिए, और लाइक भी कर लीजिए, और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आप बताइए ज़रूर कि आप किस इलाके से, पूरी दुनिया में कहाँ से आप हमारा ये प्रोग्राम पसंद फरमा रहे हैं, सुन रहे हैं। और देखें, गाली ना दिया करें, आप दलाइल से बात किया करें। जब आप गाली देते हैं तो फिर सामने वाला भी गाली बकता है। लेकिन मैं गाली पे नहीं आऊँगा, चूँकि मैंने तो मारा ही तीर था, है मेरा निशाना बाबूजी देखे ज़माना, तीर पे तीर चलाएं। तो मेरा तो तीर ही आप ही के लिए था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।